भारत की आन है, भारत की शान है, इनके क्रिकेट का सम्मान है और एक दिवसीय क्रिकेट में शतकों का आंकड़ा इनका सबसे महान है। 2023 विश्व कप का वो सेमीफाइनल मैच, विराट कोहली का वो शतक और जतिन सप्रू के सुनहरे शब्दों ने उस 50वें एक दिवसीय शतक को कुछ ऐसी तरह चार चांद लगा दिए थे कि अब द मॉडर्न मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर से भी एक कदम आगे बढ़ गए थे। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज हम ये बातें क्यों कर रहे हैं। इसका कारण है ये दिशा है, ये हवा है, ये रास्ता हमें लेकर आया है आज अपने अगले पड़ाव पर। स्वागत है आप सभी लोगों का द ग्रेट वानखेड़े स्टेडियम में। वानखेड़े स्टेडियम सिर्फ मुंबई से आए लेजेंड क्रिकेटर्स के लिए फेमस नहीं है, बल्कि इस स्टेडियम से बहुत सारी ऐसी कहानियां जुड़ी है जिन्होंने भारतीय क्रिकेट फैंस के दिलों में वानखेड़े की एक अलग ही जगह बना कर रखी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की एक नई कहानी, एक नई जगह, एक नए स्टेडियम के साथ। लेट्स गो। ऐसे कहते हैं कि अगर किसी चीज़ को आप दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है। मुंबई सपनों का शहर है, यहाँ पर किसी के सपने बनते हैं तो किसी के सपने टूटते हैं। कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग सी कहानी वानखेड़े स्टेडियम की भी है, जिसकी शुरुआत हुई थी सीसीआई और बीसीए के बीच हुई अनबन से। सीसीआई जो शुरुआती दौर में भारतीय क्रिकेट का एक ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी थी, उसके नाम पर मुंबई का एक और इंटरनेशनल स्टेडियम ब्रेबॉर्न स्टेडियम भी है। और सीसीआई का फुल फॉर्म क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया और बीसीए का फुल फॉर्म बॉम्बे क्रिकेट एसोसिएशन, जो आज मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में कन्वर्ट हो चुकी है। बात है 1970s के दशक की, जब मुंबई में इंटरनेशनल मैचेस के लिए सिर्फ ब्रेबॉर्न स्टेडियम था और ब्रेबॉर्न स्टेडियम में इंटरनेशनल मैचेस के टिकट से जनरेट होने वाले रेवेन्यू के लिए सीसीआई और बीसीए के बीच अनबन होती रहती थी। बातें बढ़ती गई, समय निकलता गया, पर बीसीए के हाथ कुछ नहीं लगा। ऐसे में इस समस्या से एक सॉल्यूशन निकालने के लिए बीसीए के तत्कालीन चेयरमैन डॉक्टर शेषराव वानखेड़े, जो फेमस पॉलिटिशियन भी थे, उनके माध्यम से एक सुझाव लगाया गया। सुझाव था एक नए स्टेडियम का, एक नए स्टेडियम के कंस्ट्रक्शन का। और जब वानखेड़े जी ने बीसीए के सामने ये सुझाव रखा, तब सभी मेंबर्स की मंजूरी भी मिली। पर समस्या ये थी कि स्टेडियम के लिए फंड्स लाए कहाँ से, स्टेडियम के लिए जगह कहाँ से लाए। ऐसे में ये जिम्मेदारी वानखेड़े जी ने अपने कंधे पर ले ली और तैयार हो गए। सीसीआई के चेयरमैन विजय मर्चेंट, जो एक इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर भी रहे थे, उनके माध्यम से एक पार्टी आयोजित की गई थी। वहाँ पर बीसीए के रिप्रेजेंटेटिव बनकर डॉक्टर शेषराव वानखेड़े भी मौजूद थे। डॉक्टर शेषराव वानखेड़े ने विजय मर्चेंट के सामने नए स्टेडियम का प्रस्ताव रखा, जो कि ऑब्वियसली ठुकराया गया था। बातें बढ़ती गई, शब्दों की नोकझोंक हुई और इन सब के बीच विजय मर्चेंट के मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकले जिनकी वजह से ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई क्रिकेट से अपना हाथ धो बैठा। आगे चलकर अब नए स्टेडियम की पूरी जिम्मेदारी डॉक्टर वानखेड़े ने अपने कंधों पर ले ली। वानखेड़े जी तैयार हो गए। ज़मीन थी ब्रेबॉर्न स्टेडियम से सिर्फ 500 मीटर दूर, जहां पर बीसीए ने अपना क्लब हाउस बनाने का काम पहले ही शुरू कर दिया था। फंड्स कलेक्ट किए गए, ज़मीन खरीदी गई और बस एक साल के अंदर वानखेड़े स्टेडियम बनकर तैयार हो गया। स्टेडियम के लिए वानखेड़े जी ने जो एफर्ट्स दिए, इन्हीं की बदौलत ये भारत का दिल आज वानखेड़े स्टेडियम के नाम से पूरी दुनिया में फेमस है। आगे चलकर कई सारी लेजेंडरी कहानियाँ यहाँ पर घटित होने वाली थी, इसका किसी ने अनुमान भी नहीं लगाया होगा। बीसीए का कन्वर्जन होकर बॉम्बे क्रिकेट एसोसिएशन एमसीए मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में कन्वर्ट हो गई और अब वानखेड़े स्टेडियम की मैनेजिंग अथॉरिटी भी मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ही है। वानखेड़े स्टेडियम सिर्फ एमसीए का हेडक्वार्टर ना होते हुए बल्कि बीसीसीआई और आईपीएल का भी हेडक्वार्टर है। वानखेड़े स्टेडियम की रचना की थी शशि प्रभु एंड एसोसिएट्स ने, जो कि इस स्टेडियम के आर्किटेक्ट्स भी थे। लेकिन 2011 के विश्व कप के दौरान बहुत सारे एडवांसमेंट्स इस स्टेडियम में की गई, जैसे आप ये बकेट सीट्स देख रहे हो, जिनकी वजह से वानखेड़े स्टेडियम की सीटिंग कैपेसिटी 33,000 तक पहुंच गई है। रूफ्स के लिए आप सस्पेंडेड कैंटिलीवर रूफ्स का एक टेक्नोलॉजी का इंस्टॉलेशन देख रहे हो और जिनके ऊपर टेफ्लॉन फैब्रिक का यूज़ किया गया है, जिससे मुंबई की इस तपती गर्मी में भी थोड़ी सी आशा
मुंबई के फैंस को मिलती है। आसमान से आते सीधा ज़मीन पर। ग्राउंड के कंस्ट्रक्शन में आपको लोकल लाल मिट्टी का यूज़ दिखेगा, जिससे प्रॉपर बाउंस, प्रॉपर स्विंग बॉलर्स को मिलता है। बॉलर्स के लिए पैराडाइज माना जाता था वानखेड़े का ये ग्राउंड, लेकिन आजकल कई मैचेस में हमने पाटा पिच भी देखी है, जिससे ये मैदान बैट्समैन को फेवर करता है। उसके बाद मुंबई की बारिश में भी खेलने लायक इस मैदान को बनाने के लिए इंटरनेशनल लेवल का एक ड्रेनेज सिस्टम भी यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। बहुत ज़्यादा बरसात में भी अगर आप देखोगे तो लगभग आधे घंटे के अंदर ही ये स्टेडियम वापस खेलने लायक तैयार हो जाता है। लाल मिट्टी का ग्राउंड होने के कारण भारत की वन ऑफ द फास्टेस्ट आउटफील्ड बन जाती है वानखेड़े की ये आउटफील्ड। जैसे इंटरनेशनल लेवल में ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स आप देखते हो, इंग्लैंड के ग्राउंड्स आप देखते हो, उनसे ही मिलन करती हुई थोड़ी सी आउटफील्ड आपको वानखेड़े स्टेडियम की भी दिखेगी। जनरल सीटिंग से एक्सपीरियंस थोड़ा अगले लेवल पर ले जाने के लिए आपको वीआईपी लाउंज भी वहाँ पर दिखेगा, जिससे इस स्टेडियम में होने वाले मैचेस का एक अलग एक्सपीरियंस दर्शकों को मिलता है। उन्हीं के साथ साथ एक प्रोफेशनल कॉरपोरेट बॉक्स और मीडिया सेंटर भी वानखेड़े स्टेडियम में यहाँ पर मौजूद है, जिससे इन स्टेडियम में होने वाले मैचेस का पूरा लाइव ब्रॉडकास्टिंग कवर किया जाता है। कमेंट्री बॉक्स भी, प्रोफेशनल कमेंट्री बॉक्स यहाँ पर उपस्थित है, जहाँ से कमेंटेटर्स ग्राउंड में बैठे बैठे ही अपनी शब्दों से इन मैचेस में अपनी जान डाल सकते हैं। ऐसे कहा जाता है कि हमें सदा वर्तमान में जीना चाहिए, पर जो सुनहरा भूतकाल वानखेड़े स्टेडियम का है उसे कैसे भुलाएं। ऐसे ही कुछ आइकॉनिक मोमेंट्स मैं आपके सामने अभी रखने जाने वाला हूँ। वानखेड़े नाम सुनकर पहली याद जो हमें आती है वो सीधा ले जाती है 10 जनवरी 1985 को, रणजी ट्रॉफी का वो मैच। और पहली बार मुंबई के किसी प्लेयर ने मुंबई के मैदान में मुंबई की आंखों के सामने 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए थे। रणजी ट्रॉफी का वो मैच बड़ौदा टीम सामने थी और 6 गेंदों में 6 छक्के लगाने वाला वो बल्लेबाज कौन था? भारतीय मेंस सीनियर टीम के पूर्व कोच रवि शास्त्री थे। उन्होंने बड़ौदा के सामने खेलते हुए 6 गेंदों में पहली बार भारत में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 6 छक्के लगाए थे। 2004 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, फोर्थ मैच के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पिच जिस तरह से काटा बदल रही थी, उसका अनुभव लेकर रिकी पॉन्टिंग ने कहा था, दिस पिच इज अ माइनफील्ड। और फिर आता है धोनी finishes off in style. India lifts the World Cup after 28 years. The party started in the dressing room. MS धोनी का वो लेजेंडरी 6 आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और दिवेचा पेविलियन के यहाँ पर आपको उस 6 जहाँ पर लैंड हुआ था उसका मेमोरियल भी दिखेगा। स्टेडियम के अंदर भीड़ थी, स्टेडियम के बाहर भी भीड़ थी। एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, क्रिकेटर्स, बहुत सारे लोगों ने उस मोमेंट को जिया था, भारत को सेकेंड वर्ल्ड कप उठाते हुए देखा था। खुशियों के इन कुछ सालों के दौरान जिन्होंने कई ऐसे आइकॉनिक मोमेंट्स भारतीय क्रिकेट फैंस को देखने का मौका दिया। अपना पहला मैच मुंबई में खेला था और अपना आखिरी मैच भी मुंबई में खेला। सचिन रमेश तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान जिन्हें कहा जाता है, उनके आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच में उनकी मां, जिन्होंने उनके 24 साल के पूरे क्रिकेटिंग करियर में एक बार भी उन्हें स्टेडियम में खेलते हुए नहीं देखा था, वो मौजूद थी। उनके पहले कोच रमाकांत आचरेकर वो भी मौजूद थे। और कई सारी हस्तियां, कई सारे लेजेंड क्रिकेटर्स को साक्षी मानकर सचिन तेंदुलकर ने अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम में ही खेला था। और सचिन तेंदुलकर के सम्मान के खातिर उनका एक स्टैचू वानखेड़े स्टेडियम में भी आपको दिखेगा। ऐसे पहले क्रिकेटर बने कि जिनका स्टैचू किसी भी क्रिकेटिंग स्टेडियम में भारत में रखा गया है। और कई सारे ऐसे मोमेंट्स वानखेड़े स्टेडियम से जुड़े हुए हैं, जैसे मुंबई में ही जन्मे एजाज पटेल ने मुंबई के स्टेडियम में न्यूजीलैंड के लिए खेलते हुए भारत के खिलाफ एक ही इनिंग्स में टेस्ट मैच में 10 विकेट्स लिए थे। और मैक्सवेल का दोहरा शतक कौन भूल सकता है वर्ल्ड कप का। लिटरली एक पैर पे खेलते हुए उन्होंने दोहरा शतक अपनी इनिंग्स में लगाया था। और तभी से 2023 का टर्न अराउंड शुरू हुआ था वर्ल्ड कप का। ऑस्ट्रेलिया ने वो वर्ल्ड कप जीता था और वो मैच बहुत क्रूशियल मैच था, बहुत क्रूशियल मोमेंट था। और वो मैक्सवेल ने एक पैर पर दोहरा शतक लगा के जिता कर दिया था। 1991 भारत वर्सेस पाकिस्तान जो सीरीज़ शुरू थी, उस सीरीज़ में जो मुकाबला भारत वर्सेस पाकिस्तान का वानखेड़े स्टेडियम में होने वाला था, उस मुकाबले से बस एक रात पहले ही शिवसेना के कुछ मेंबर्स ग्राउंड्समैन के वेश में आकर उन्होंने एक रात पहले ही पिच में गड्ढे कर दिए थे।
ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। ऐसे ही कुछ करके भारत का पाकिस्तान के अगेंस्ट, टेररिज्म के अगेंस्ट प्रोटेस्ट, एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट का संदेश उस एक्ट के द्वारा शिवसेना के उन मेंबर्स ने दिया था। और स्पोर्ट्स के साथ साथ पॉलिटिकल नाता भी स्टेडियम का है। 2014 में जब देवेंद्र फडणवीस पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे तो उनका शपथ विधि भी वानखेड़े स्टेडियम में घटित हुआ था। वानखेड़े स्टेडियम ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने बहुत सारे लेजेंड प्लेयर्स इंडियन क्रिकेट को दिए हैं और उन्हीं क्रिकेटर्स के सम्मान में वानखेड़े स्टेडियम की एक एक जगह उनके नाम का स्टैंड रखकर यहाँ पर मौजूद की गई है। अगर आप देखोगे तो पहले यहाँ पर भारत रत्न सचिन तेंदुलकर का स्टैंड है, उसके बाद विजय मर्चेंट पेविलियन जो पूर्व सीसीआई के चेयरमैन भी रहे हैं, उसके बाद अगर आप देखोगे तो रोहित शर्मा स्टैंड, मुंबई क्रिकेट का राजा, उनके नाम से भी एक स्टैंड फिलहाल ही यहाँ पर मौजूद किया गया है। उसके बाद लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर का पेविलियन और हम जहाँ पर खड़े हैं वो दिलीप वेंगसरकर पेविलियन। बहुत सारे लेजेंड क्रिकेटर्स के नाम से ये स्टैंड्स आपको यहाँ पर दिखेंगे। ऐसी कई सारी कहानियाँ वानखेड़े स्टेडियम से जुड़ी है, ऐसे कई सारे किस्से हैं जो वानखेड़े स्टेडियम से जुड़े हैं। जैसे कि वानखेड़े स्टेडियम कई सालों से मुंबई इंडियंस का होम ग्राउंड बना है आईपीएल में। मुंबई इंडियंस के कई नेल बाइटिंग फिनिशेस वानखेड़े स्टेडियम ने विटनेस किए हैं। 2024 में जब भारत दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीता था तब जो विक्ट्री परेड मुंबई ने देखी थी वो विक्ट्री परेड मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आकर ही खत्म हुई थी। बस इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचा सकता था उतनी पहुंचाने की मैंने पूरी कोशिश की है। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे किस्से, बहुत सारे आइकॉनिक मोमेंट्स जानने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।